अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 10 का 5वां लेक्चर स्टार्ट करना है जिसमें हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन को। रिसेंटली हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था और डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में बयान किया था। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए उसने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें दो बातें हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप कोई भी रिएक्शन दिया गया हो रिवर्सिबल रिएक्शन तो उसका आसानी से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब एक बात तो उसने पहले ये कही थी कि भी किसी शय का रिएक्ट करने का रेट, यानी जो शय क्या कर रही होगी रिएक्ट कर रही होगी उसका रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास के। अब एक्टिव मास क्या चीज है, एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने पहली बात ये कही थी किसी शय के रिएक्ट करने का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के। अब उसने जो दूसरी बात की थी, अब आपका ये रिएक्शन है, इसमें ए आपका क्या रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट बना देते हैं। आपको बताइए रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में फिर प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं, यानी सी और डी आपके इस साइड पे रिएक्ट करने वाली अशिया हैं और ये रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, ए एंड बी रिएक्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक बात ये भी बताता जाऊं आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। अब एक बात उसने ये कही थी, दूसरी बात जो उसने कही थी, उसने कहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट, अब देखें अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, यानी सी और डी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, आर से मुराद रेट ऑफ रिएक्शन, एफ से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन। अब सेम रिवर्स रिएक्शन भी होगा, रिवर्स रिएक्शन के रेट को हम कैसे डिराइव करते हैं, आर से। ये जो कैपिटल आर है रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है, जो स्मॉल आर है ये किसको शो करता है, रिवर्स रिएक्शन को। अब उसने कहा था कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन किसी रिएक्शन का रेट चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अब देखें इसमें रिएक्टेंट क्या है, ए है, रिएक्टेंट क्या है, बी है, यानी रिएक्ट करने वाली अशिया कौन है, ए एंड बी। अब उसने जो दूसरी बात कही थी, तवज्जो करें कि किसी भी रिएक्शन करें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, किसी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ए रिएक्टेंट का एक्टिव मास, बी रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब देखिए इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई है, हासिल ज़रब है। ठीक है, जो हम रिप्रेजेंट नहीं करते ऐसे, यानी ऐसे नहीं शो करते, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब भी क्या है, आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब उसने क्या कहा कि भी किसी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया कौन सी है, ए एंड बी, उनके एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखें आपका ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है, ए एंड बी, रिएक्ट करने वाली अशिया कौन सी है, ए एंड बी। ठीक है, अब अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे आप तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें ए रिएक्टेंट चाहिए, बी रिएक्टेंट चाहिए, लेकिन रिवर्स रिएक्शन के लिए हमें कौन से रिएक्ट करने वाली अशिया चाहिए, सी एंड डी। अब हमने बात क्या की, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखें इसमें कौन है, सी रिएक्ट कर रहा है और डी रिएक्ट कर रहा है, और इनके एक्टिव मास के क्या है, हासिल ज़रब है, और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो उसने यही बात की थी। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन को देखें तो किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनके जो रिएक्ट करने वाली अशिया है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट है, अगर रिवर्स रिएक्शन है तो ये रिएक्ट करने वाली अशिया है। और अब
आ जाए डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़राब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। अब देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, यानी ए और बी रिएक्ट करने वाली अशिया हैं और इनके एक्टिव मासेस हैं। देखें स्केल ब्रैकेट लिए गए, इनके एक्टिव मासेस हैं और इनके हासिल ज़राब के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम टू सेम रिवर्स रिएक्शन में कौन सी चीजें या कौन सी अशिया रिएक्ट करती हैं, सी एंड डी जब रिएक्ट करती हैं तो उनके एक्टिव मासेस के हासिल ज़राब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखें सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं कांस्टेंट के एफ, स्मॉल के स्मॉल एफ, ठीक है। ये क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, के एफ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए की मोलर कंसंट्रेशन या ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास, एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन। अब सेम टू सेम जब रिवर्स रिएक्शन में प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल के आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, क्या आ जाएगा, बी, इनके हासिल ज़राब के बराबर हो जाएगा। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है या केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन बट टेकिंग प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। देखें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है किसके अपोजिट, रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट हो रहा है और आपका जो रिवर्स रिएक्शन है वो कहां हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दोनों के रेट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, लेकिन दोनों रिएक्शन क्या है, मुखालिफ सेंस में हो रहे होते हैं। अब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ही बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप, क्या होगा, स्मॉल के एफ, ए की एक्टिव मास, बी की एक्टिव मास, सेम ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू, के आर, सी की एक्टिव मास एंड डी की एक्टिव मास। अब देखिए ये क्या हो गया, इक्वल किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब के एफ और के आर इज इक्वल टू के सी। के सी वो चीज है यानी वो कांस्टेंट है जो हम इक्विलिब्रियम के ऊपर हासिल करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो जब हमने ये वैल्यू लानी है, के सी के इक्वल करना है, तो आपका ये वाला हिस्सा इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और ये के आर इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, के एफ और के आर इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन, डी की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड ए की मोलर कंसंट्रेशन एंड बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये किसके इक्वल है, के सी के, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहां पे ऑब्टेन करते हैं, किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। ए की मोलर कंसंट्रेशन, डी की मोलर बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, आपका केसी है। ये तो एज ए जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसे हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो सकता है किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब देखें केसी की अगर डेफिनेशन की जाए यहाँ पे, तो केसी इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, केसी होगा। अगर आपके पास ये तो है, इसमें कोई मोल नहीं है, देखें इसके साथ कोई मोल नहीं है। अब ये क्या रिएक्टेंट है आपका। अगर कोई आपके पास जनरल रिएक्शन हो और जनरल रिएक्शन में रिएक्टेंट के भी मोल्स हों और आपके प्रोडक्ट के भी मोल्स हों, तो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, तो अभी मजीद डिस्कस करते हैं हम। अब देखें ए रिएक्टेंट है
ए उसका कोएफिशिएंट है या ए मोल्स है। जैसे आपको पता है कि रिएक्शन लिखते हैं N2 + H2, ठीक है, 2NH3। अब आपके पास यहाँ पे 3 है। अब ये 3 क्या है, मोल्स है, कोएफिशिएंट है। 2 क्या है, मोल्स है, कोएफिशिएंट है। वो तो हमने जनरली डिस्कस किया लास्ट मास सेक्शन को, लेकिन हमारे पास जनरल रिएक्शन आ जाए जिसमें मोल्स भी दिए गए हो रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के मोल्स भी दिए गए हो, मोल्स को दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब हमारे पास B रिएक्टेंट है और B क्या है, उसका मोल है, ठीक है। अब सेम टू सेम C प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने मोल्स, स्मॉल c। अब आपका D प्रोडक्ट है, कितने मोल्स, स्मॉल d मोल्स क्या है, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब वैसे का वैसा आपने इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है। अब आपको पता है किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो मोल्स हैं, ये जो कोएफिशिएंट हैं रिएक्टेंट के, इन्हें हम उन मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस ए एंड बी। कौन से हैं रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाली अशिया ए एंड बी। इफ मोल्स आर प्रेजेंट देन मोल्स आर रेज्ड टू द पावर ऑफ दीज रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, यानी इनकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या ले लेंगे, हम पावर ले लेंगे। अब B की मोल्स क्या है या कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल b, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हमने सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया, इसमें हमने जनरल रिएक्शन को भी किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स अगर हो सकते हैं तो उन मोल्स को हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखें इसमें रिएक्ट करने वाली अशिया कौन सी है, रिवर्स रिएक्शन में C, कैपिटल C। अब उसकी मोल्स या कोएफिशिएंट हम क्या लेते हैं, रेज टू द पावर ऑफ दिस कंसंट्रेशन, या क्या कर लेंगे, इसकी पावर ले लेंगे सेम एज D की मोलर कंसंट्रेशन और उसके मोल्स या कोएफिशिएंट को एज अ पावर ले लेंगे। तो आपके पास ये क्या आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड का एक्सप्रेशन आ गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो इसकी जगह पे कोई भी कहां से लगा देंगे, कौन सा लगाया था, KF, स्मॉल k स्मॉल है, ये क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बाकी वैसे का वैसा A की मोलर कंसंट्रेशन और उसके मोल्स या कोएफिशिएंट एज अ पावर ले लेते हैं। सेम टू सेम B की मोलर कंसंट्रेशन और उसके मोल्स क्या ले लेते हैं, एज अ पावर ले लेते हैं। अब सेम टू सेम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शन हटाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्मॉल k स्मॉल r, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब सेम C की मोलर कंसंट्रेशन, D की मोलर कंसंट्रेशन, अब इनके कोएफिशिएंट या मोल्स को हम क्या करते हैं, एज अ पावर ले लेते हैं। अब सेम वही रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो इसलिए एट डायनामिक इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यू लिखेंगे KF ओवर A की मोलर कंसंट्रेशन, उसके मोल्स की पावर। अब B की मोलर कंसंट्रेशन और उसके मोल्स या कोएफिशिएंट को एज अ क्या ले लेंगे, पावर ले लेंगे। अब सेम टू सेम KR, C की मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स एज अ पावर, D की मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स एज अ पावर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, Kc पे इक्वल करना है, तो Kc आपका क्या है, इज इक्वल टू, या इट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। ये भी क्या है, एक तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू 2018 में आया हुआ था कि Kc इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू दी हुई थी, आपने इसको क्या करना था, चूज करना था। एमसीक्यू भी आ सकता है। तो जब KF और KR इक्वल करना है हमने, तो ये वाली साइड इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी और KF पे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, KF ओवर KR इज इक्वल टू
C की मोलर कंसंट्रेशन एंड मोल्स एज अ पावर, D की मोलर कंसंट्रेशन मोल्स एज अ पावर। ठीक है, सेम टू सेम A की मोलर कंसंट्रेशन मोल्स एज अ पावर, B की मोलर कंसंट्रेशन मोल्स एज अ पावर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। सेम Kc के इक्वल कर देंगे आप। ठीक है, स्मॉल d मोल्स एज अ पावर, A की मोलर कंसंट्रेशन मोल्स एज अ पावर, B की मोलर कंसंट्रेशन एज अ पावर। ये क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब अभी मैंने आपको कहा था अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका लॉ ऑफ मास एक्शन किस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी क्या करता है, वजाहत कर देता है। अब हमारे पास ये क्या है, Kc है। ठीक है, अब एक्टिव मास की मैंने बात की थी। एक्टिव मास को हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट होता है। अब देखें ये भी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये भी क्या है, इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा। अब ये भी क्या है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है डी की, तो ये भी क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब। तो एक एक्टिव मास को हम क्या लेते हैं, एज अ यूनिट जब लेंगे तो क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब उसके ऊपर मोल जितने भी हों वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, यानी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। अब देखें हमारे पास अगर ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। अब पहले तो निकालेंगे इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द active masses of reacting substance and coefficient or moles are raised to the power of these concentration। ठीक है, तो अब देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट कौन से हैं, नाइट्रोजन है, कोई मोल नहीं है तो कोई पावर नहीं लेंगे। अब हाइड्रोजन गैस क्या है आपकी, ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रही है, तो इसके मोल्स कितने हैं, 3, तो उसे हम क्या कर लेंगे, पावर ले लेंगे। अब सेम टू सेम आपका रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन में आपका NH3 है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में, तो ये क्या होगा, उसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा मोल्स क्या होंगे उसके हम एज अ पावर ले लेंगे। कितने मोल्स हैं, 2। अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे आप तो क्या आएगा, स्मॉल kf। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का है ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, तो kf लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, N2 NH2 पावर ले लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 इसके साथ लिख देते हैं और पावर भी ले लेते हैं, वो गलत बात है। हमने क्या करना है, मोल्स को जस्ट एज अ पावर लेना है। ठीक है, तो अब ये भी कहेंगे प्रोपोर्शनल को Kr आ जाएगा, क्या होगा, NH3। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी एज अ पावर ले लेंगे। अब आपका क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, उसके ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे Kf। ठीक है, N2 की मोलर कंसंट्रेशन, H2 की मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स एज अ पावर इज इक्वल टू Kr NH3 मोल्स एज अ पावर। तो हमने Kc के इक्वल करना है, तो ये Kr इस पे डिवाइड हो जाएगा और ये वाली साइड उस पे डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये होगा, Kc इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं Kc Kr को, तो क्या होगा हमारे पास NH3 जिसे आप अमोनिया कहते हैं, उसके मोल्स एज अ पावर ले लेंगे। नीचे आपके क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट कौन से, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन गैस की मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स कितने हैं, 3। तो आपके पास ये क्या है, Kc एक्सप्रेशन आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फलां रिएक्शन दिया होता है, कहते हैं इसका Kc एक्सप्रेशन लिखें या Kc एक्सप्रेशन निकालें, तो आपने इसी तरह करना है, पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना है, फिर कहना है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेकिंग प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने इनकी वैल्यू
पुट करनी है, यहाँ पे लिखनी है, फिर आपने केसी एक्सप्रेशन निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केसी एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको कोई भी रिएक्शन दिया गया हो, अगर आ जाएगी भी केसी एक्सप्रेशन निकालें तो इसी तरह ही निकालेंगे आप, ठीक है। तो क्योंकि लफ्ज यहाँ पे एक टर्म आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो इसको भी मैं क्या है एक्सप्लेन करता जाऊं थोड़ा सा। अभी मैंने कहा Kc इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन इसकी जो मेन डेफिनेशन है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के मुताबिक Kc इज इक्वल टू C यानी T की मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स क्या होते हैं उसके एज अ पावर, D एज अ पावर मोल्स हैं। अब A की मोलर कंसंट्रेशन मोल्स एज अ पावर, B की मोलर कंसंट्रेशन एज अ पावर, ठीक है। अब Kc, अब देखें एक आपके पास रिएक्शन है C, क्या बन रहा है D। अब ये आपके रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर आप सिंपली देखें जब Kc एक्सप्रेशन निकालते हैं तो आप देखें प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे गए हैं, नीचे क्या लिखे गए हैं, रिएक्टेंट लिखे गए हैं। तो आपने ये भी एज अ कंसेप्ट याद रखना है हमेशा, जब भी आपका Kc एक्सप्रेशन है तो आपके प्रोडक्ट ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट क्या है, नीचे आते हैं। एमसीक्यू आ जाता है कि फलां रिएक्शन इसका Kc एक्सप्रेशन क्या है, तो आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि भी ऊपर प्रोडक्ट लेते हैं, अगर मोल्स हैं तो उनकी पावर ले लेंगे, नीचे क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, अगर मोल्स हैं तो एज अ पावर ले लेंगे। अब देखें क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट हैं, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, यानी हासिल की बात है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C एंड D, कोएफिशिएंट्स और मोल्स आर रेज्ड टू द पावर ऑफ इट, इनके इनकी मोलर कंसंट्रेशन के, टू प्रोडक्ट ऑफ यानी हासिल किसके, टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कौन से रिएक्टेंट्स A एंड B, एंड कोएफिशिएंट और मोल्स आर रेज्ड टू द पावर ऑफ 8, यानी इन मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर उनके मोल्स की क्या ले लेंगे, पावर ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Kc आ जाएगा। कैसे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास एक ही बात है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर कोएफिशिएंट है मोल्स हैं जिसे हम कह सकते हैं, तो उन्हें हम क्या लेंगे, एज अ पावर ले लेंगे। कोएफिशिएंट्स आर रेज्ड टू दी पावर ऑफ 8, तो रेशो है, ठीक है, किसकी, फिर रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट ऑफ यानी हासिल जरब है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट आर रेज्ड टू दी पावर ऑफ 8, ठीक है। तो अगर आ जाए व्हाट इज Kc, तो आपने उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और ये फार्मूला भी साथ लिख देना है, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए ये भी याद रखना है, एमसीक्यू के लिए ये भी याद रखना है, लेकिन अगर आपको आ जाए व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका Kc हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे Kc, मजीद रिएक्शन के Kc एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे और उनमें यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, शुक्रिया।